हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 1 है। तो कंसेप्ट टीचिंग से आप सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ऐसा कोई इसमें ऐसी वर्ड नहीं है, ऐसा टर्म नहीं है जो आपको नहीं पता हो। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन हु इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज़, लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। अब देखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग लेते चलिए। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, यहाँ पे एक होता है लेस नॉलेजेबल, एक होता है मोर नॉलेजेबल, या फिर दोनों ही इक्वल नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। हमेशा टीचिंग की बात होती है तो लगता है सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही हो। वहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन देखा जाता है बिटवीन टू पर्सन हु इन्फ्लुएंस, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आइडियाज़ से, अपने सोच से, अपनी लर्निंग से, अपने इस प्रोसेस को, ये जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है? टीचिंग। टीचिंग इज टू फिल इन द माइंड ऑफ लर्नर बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो लर्नर है उसके माइंड को इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरना ही क्या होता है? टीचिंग होता है। फैक्ट्स ऑफ फ्यूचर यूज़। और ये क्यों दिया जाता है? स्टूडेंट को टीचिंग क्यों दी जाती है? ताकि उसके फ्यूचर में उसके काम आ सके। अब ये टीचिंग है इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, कैरिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि जब आपकी क्लासरूम में टीचर्स आते थे स्कूल में, आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले से वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आते थे, गोल्स लेके आते थे। कुछ टीचर्स की लेसन प्लान एक फाइल भी लाते थे, है ना, जिसपे लेसन प्लान मेंशन होता था उनका। तो वो प्री डिटरमाइंड गोल होता है कि पहले क्लास में जाने से पहले टीचर एक लेसन प्लान बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग करता है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है प्री डिटरमाइंड गोल। टीचिंग में कौन कौन से, इसके प्रोसेस में कौन कौन होता है? टीचर होता है, लर्नर होता है, कैरिकुलम होता है और अदर वेरिएबल होता है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने टीचिंग को बाइपोलर कहा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं टीचर और स्टूडेंट, जिसमें दो पोल्स रहेंगे। और वहीं पे दूसरे जो कॉग्निटिविस्ट थे, या फिर आप कह सकते हैं प्रोफेसर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, सिलेबस या अदर वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि टीचिंग में क्या क्या है। जहाँ पे टीचिंग में सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है, वो तो सिंपल सा है कि टीचिंग में एक बच्चा होगा और एक टीचर होगा, और उन दोनों के बीच में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। मतलब कि दो लोगों का इंटरेक्शन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टीचर स्टूडेंट को फॉर देयर फ्यूचर यूज़। नाउ अब बात करते हैं कि प्रोसेस तो टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये एक ब्रॉड मीनिंग है इसका, ठीक है, बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका, जिसमें एक टीचर होता है, लर्नर होता है और करिकुलम, सिलेबस या अदर वेरिएबल्स होता है। ये मैंने एक स्लाइड शो की हेल्प से यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की। और ये तीनों जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टीचर है, लर्नर है और करिकुलम या सिलेबस ही नहीं है, अदर वेरिएबल्स में क्या आ जाते हैं? आपका रूम आ जाता है, लाइटिंग आ जाती है, फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो टीचर क्या पढ़ाएगा? उसको पता ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बच्चा जो स्टूडेंट है वो बैठेगा कहाँ पे? तो इसीलिए ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, टीचिंग ही नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए लर्नर है, करिकुलम है, सिलेबस है, वेरिएबल है, सब कुछ है, लेकिन टीचर नहीं है, तो क्या एग्जिस्ट कर सकती है टीचिंग? बुक्स तो बहुत मिलती हैं लाइब्रेरीज़ में, तो हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम लोग कॉलेज क्यों जाते हैं? बिकॉज वी नीड टीचर। तो अगर लर्नर है, करिकुलम, सिलेबस और टीचर नहीं है, तो भी जो टीचिंग है वो नहीं हो पाएगी। अब अगर आपके पास टीचर हैं, सिलेबस है, करिकुलम है, सब कुछ है, अदर वेरिएबल्स भी हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट भी है, लेकिन लर्नर ही नहीं है, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ? देखिए, विदाउट लर्नर टीचर पढ़ाएगा किसको? आप एज्यूम कीजिए आपके पास स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, आप किसको पढ़ाएंगे? तो इसीलिए बोला जाता है कि जो टीचिंग है ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, ये तीनों जो इसके आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। टीचर, लर्नर, करिकुलम, सिलेबस, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और मैंने इसको एरोस की हेल्प से शो करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम डिस्कस करते हैं कि ये अभी तो
तो हमने बात की कि कंसेप्ट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट ऑफ व्यू. टीचिंग भी 3 तरीके की होती है, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजेस फेरी. 3 तरह की जो टीचिंग है वो होती है, जिनको हम वन बाय वन डील करेंगे. सबसे वन है अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल. ये मेमोरी पे फोकस करता है. जो अथॉरिटेरियन है वो मेमोरी पे फोकस करता है. इट डज नॉट डेवलप एटीट्यूड थॉट्स अमंग द स्टूडेंट. वो बच्चों में कोई थॉट नहीं बिल्डअप करना चाहता है, उनको कुछ सिखाना नहीं चाह रहा है. वो मतलब बेसिकली क्रैमिंग पे बेस है. जैसे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्लेलिस्ट में डाला था, एक टॉपिक ही डाला था. तो मेमोरी लेवल मतलब जो चीज़ रटने से रिलेटेड हो उसको ये इन्हेंस करता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थॉटलेस टीचिंग. ये जो टर्म्स अंडरलाइन है यही इंपॉर्टेंट है इनमें. थॉटलेस टीचिंग होती है. दिस टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर सेंटर कौन सी टीचिंग होती है, तो अथॉरिटेरियन होती है. कौन सी होती है? अथॉरिटेरियन. मतलब टीचर बोलता है मैं हूँ जो भी हूँ, मैं जैसे बोलूँगा तुमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही रटना पड़ेगा. सो यहाँ पर टीचर डोमिनेंट होता है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग. अगर मैं इसको एक सेकंड में बोलने की बात करूँ कि आपको इसको रिकैप करना है तो क्या बोलेंगे आप? मेमोरी लेवल से रिलेटेड होती है, इसमें एटीट्यूड और थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. ये थॉटलेस टीचिंग होती है और टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है. इसमें जो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं और टीचर एक्टिव होता है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक टीचिंग. डेमोक्रेटिक टीचिंग आपको पता है जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है ना, सबसे जो बेस्ट टीचिंग बोला जाता है वो डेमोक्रेटिक टीचिंग को बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल टीचिंग हैपन्स एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल. ये कहाँ पे डिपेंड रिलेट कर रही है? अंडरस्टैंडिंग लेवल से. जबकि जो आपकी अथॉरिटेरियन थी वो मेमोरी लेवल से डील कर रही थी, सिर्फ आपको रटाने पे, क्रैमिंग पावर पे फोकस कर रही थी. लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है. मेमोरी लेवल टीचिंग इज़ द प्री रिक्वेस्टिव. इसमें भी मेमोरी लेवल होता है लेकिन पहले होता है, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग पे बेसिकली फोकस करती है. दिस टीचिंग इज़ नॉन एज थॉटफुल टीचिंग. इस टीचिंग को क्या बोला जाता है? थॉटफुल टीचिंग बोला जाता है. और अथॉरिटेरियन टीचिंग को क्या बोला जा रहा था? थॉटलेस टीचिंग. तो इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट करते रहिए साथ के साथ. अब बात करते हैं, इसमें जो है वो स्टूडेंट एक्टिव लर्नर होता है. टीचर क्या होती है? पैसिव होती है और स्टूडेंट एक्टिव होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. इसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं है, आप लिखेंगे दिस इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. According to this point, teaching is an interactive process involving classroom talking to each other between students and teaching. इसके अंदर क्या होता है? इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है. ये जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है ये इंटरेक्टिव होती है. मतलब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है, टीचर भी पार्टिसिपेट करता है. बेसिकली फोकस किसको किया जाता है? स्टूडेंट सेंटर को, कि स्टूडेंट सेंटर में होता है, बाकी टीचिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर. यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है. यहाँ पे मतलब ये है कि इफ़ स्टूडेंट didn't understand any term on any topic or any formula, he or she can ask the teacher how it comes and this and that. तो वहाँ पे जब टीचर से क्वेश्चनिंग की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है. इन दिस स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ये जो टीचिंग है, डेमोक्रेटिक टीचिंग है, ये स्टूडेंट सेंटर होती है. इसमें स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू टीचर. अब जो लास्ट टीचिंग थी हमारी, लास्ट इसका पॉइंट था वो क्या है? वो है इट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको लेजेस फेरी एटीट्यूड बोलते हैं. लेजेस फेरी एटीट्यूड बोलते हैं या लेजेस फेरी टीचिंग आप बोल सकते हैं. ये इसका थर्ड पॉइंट है, सी पार्ट से डिनोट किया गया है. इट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? जैसे कि आपने मेमोराइज कर ली कोई चीज़, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसका आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आप उसको किस तरीके से लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो ये सब किस में आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है. रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ मोर डिफिकल्ट देन अदर टू लेवल्स. अब डिफ़िकल्ट तो हो गई, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पहले में क्या था? मेमोरी लेवल में
जो स्टूडेंट वो मेमोराइज कर रहे थे, रट रहे थे, अंडरस्टैंडिंग में वो अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, जो उन्होंने मेमोराइज किया, जो उन्होंने अंडरस्टैंड किया, अब वो उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेजर्स फेरी एटीट्यूड. अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आर मस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तभी एग्जिस्ट कर पाता है जब स्टूडेंट का मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं. सपोज एक स्टूडेंट है जिसने अभी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, उसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई है. बहुत एक छोटी सी बात करूँ, किसी को नहीं पता है इंग्लिश में यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होता है ना. यूजीसी नेट के सिलेबस में कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, किस तरीके का होता है, वहाँ पे उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही कि कितने मार्क्स का क्या आता है, पेपर 1 कितने मार्क्स का आएगा, पेपर 2 कितने मार्क्स का आएगा. तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा कि वो पेपर में कैसे जाएगा पेपर देने के लिए और किस तरीके से उसका रिजल्ट आउटकम आ जाएगा. मेन करके बेसिकली इसको आउटकम से आप कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट हाईली थॉटफुल एक्टिविटी. मोस्ट हाईली थॉटफुल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी. मान लो आपने नाउन की डेफिनेशन सीखी, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया सेंटेंसेस की हेल्प से, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ गया. रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? आप खुद नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर नाउन के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं या फिर नाउन से रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं. ये सब आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, लर्निंग में आता है. तो ये ज़्यादा इसका मोस्ट डिफ़िकल्ट या फिर हाईली थॉटफुल एक्टिविटी है, इसलिए इसको बोला गया है. इन दिस लेवल टीचिंग बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट्स. इसके अंदर जो टीचर है वो भी पार्टिसिपेट करता है और जो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करता है. किसके अंदर? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में. तो ये इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा टीचिंग से रिलेटेड, उसमें क्या डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की जो शिक्षण है उसके सिद्धांत क्या हैं. हिंदी में हम इसको यही बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? किसी को मोटिवेट कर देना ना. जैसे कि आपको याद होगा इन योर स्कूल टाइम टीचर्स गिव गुड और वेरी गुड, स्टार, है ना, स्माइली इन योर नोटबुक. तो वो क्या था? वो एक तरीके का मोटिवेशन था. वो क्या था? मोटिवेशन था. इट मीन्स क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स. मोटिवेट करना बच्चों को कुछ नया पढ़ाने के लिए, मोटिवेट करना, पहले से बताना कि इसका क्या रूल है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये किस तरीके से डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है. अगर बच्चा कोई आंसर सुना रहा है तो उसको गुड, वेरी गुड करना, प्रेज़ करना, रीइंफोर्समेंट देना, ये सब इसके अंदर आ जाता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसके ऊपर हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जो कि अभी 2020 में आई है. और इससे पहले भी जो 1986 वाली थी वो भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए. नाउअडेज जितने भी एनसीईआरटी की आप बुक्स देखेंगे, उन बुक्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि वो लर्निंग बाय डूइंग चलती हैं. उसमें आपको दिखेगा कि कोई कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, कि जितना बच्चा इन्वॉल्व होगा उतना ही वो क्या है, आउटकम दिखाएगा. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टूडेंट एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग. इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल के लिए लर्नर्स आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स. जो बच्चा खुद करता है तो करके सीखता है. ठीक है. तो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट पे फोकस करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. आपने देखा होगा स्कूल में लेबोरेटरी होती हैं, लैब्स होती हैं. आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा चार्ट्स बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए या क्ले वर्क दे दिया जाता है. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मॉडल, चार्ट वगैरह इन सब का होता है. तो वो सब किस लिए होता है? ताकि बच्चा करके सीखे. अब वो वाटर साइकिल का मॉडल बनाएगा, देन डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड कि प्रोसेस जो है वो किस तरीके का होता है ना. वाटर कंजर्वेशन का मॉडल बनाएगा तो वाटर कंजर्वेशन के कंसेप्ट को सीखेगा. क्लाउड फॉर्मेशन का मॉडल बनाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन को सीखेगा कि किस तरीके से नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो इस तरीके से लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया. ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. Next point is your point number 3, principle of interest. By generating interest among the learner community, the effectiveness of teaching learning process can be enhanced. बच्चों में इंटरेस्ट को पैदा करके, इंटरेस्ट को जगा के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है. एंड हाउ यू विल गोइंग टू डेवलप इंटरेस्ट? अच्छा एक बात बताइए, आपका पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आप टीचर को तो पढ़ाना है, राइट? तो वो क्या करे कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाए.
तो हो सकता है उस दिन टीचर बोर्ड पे ना समझा के कोई स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल ले ले, कोई रीसेंट न्यूज़ जो आई हो उससे टॉपिक को कनेक्ट कर दे। तो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जब इंटरेस्ट होता है तो लर्निंग अपने आप ही अच्छी होती है। आप खुद एज्यूम कीजिए दैट जो ये एक्सप्लेनेशन है बेसिकली पेपर 1 की, वो दोनों मीडियम में चलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ, क्योंकि ये इसको ये कॉमन पेपर होता है, ठीक है। तो इसको कोई भी इंग्लिश से गो थ्रू अप नहीं करूँगी मैं, और ना ही टोटली हिंदी से गो थ्रू अप करूँगी। कंटेंट आपका इंग्लिश में अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, इंग्लिश एज वेल एज बोथ इन हिंदी, ठीक है। तो ये इसका है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी स्लाइड पे क्या इंपॉर्टेंट था, मोटिवेशन, एक्टिविटी और इंटरेस्ट। 4th पॉइंट देखिए क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अच्छा, अब लर्निंग हो रही है लेकिन उसका लाइफ से कोई रिलेशन ही नहीं है, वाई स्टूडेंट्स लर्न? कुछ मोटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर हम बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और अगर उसको बेनिफिट ही नहीं है लाइफ में, तो वो क्यों लर्न करेगा? तो प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। कि बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, अब वो मॉल में गया है, वो शॉपिंग करने गया है, उसने देखा वहाँ 10% डिस्काउंट है, तो वो 100 का 10% निकाल लेगा या 2500 का 10% निकाल लेगा कि ओके ये इतना लेस करके आपको पड़ेगा, है। तो रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना। लिंकिंग लाइफ एंड लर्निंग इज़ मोर यूजफुल एज इट मेक लर्निंग कंक्रीट एंड लास्टिंग। कंक्रीट एंड लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। अच्छा, कभी कभी हमको लगता है कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली इन स्कूल टाइम, कभी कभी ऐसा होता था कि लगता था कि इससे हमारे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, हमारे टेक्स्ट का क्या मतलब है। बेसिकली अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स जब टीचर पढ़ाते थे तो सोचते यार इसका हमारे टेक्स्ट से क्या मतलब है। फिर धीरे धीरे समझ में आता था, अच्छा ये बैकग्राउंड रीडिंग है, कंसेप्ट तो ये चल रहा है लेकिन ये बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा था, कौन सा उस टाइम पे एरा चल रहा था, कौन से राइटर्स आ रहे थे, किस तरीके का टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, तो ये बैकग्राउंड रीडिंग है। तो एम होना चाहिए, टीचिंग का एक एम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में गए कुछ भी पढ़ा दिया, एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और क्या वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो एक एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग का। द प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्स। जितने रिसोर्सेज हैं सबका यूज़ करके अपना एम बनाओ और टीचिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट करो अपने फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टर्म अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कूल में आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन मेथड से समझ में आता है, कुछ को जब टीचर डायग्राम बना के समझाती है तब समझ में आता है, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझ में आता है। कुछ को लैब में, अगर साइंस पढ़ा रही है लैब में एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन पे समझ में आता है। एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, कुछ स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ में आता है। जस्ट लाइक आपने एक फॉर्मूला लिखा a+b+c एंगल a+b+c इज इक्वल टू 180। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, राइट। मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसका मेन एजेंडा यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो वहाँ पे क्या होता है, किसी स्टूडेंट को होता है 10% स्टूडेंट या 20% स्टूडेंट होते हैं जिनको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में समझ में आता है, मतलब कि उनका इंटेलिजेंस लेवल ठीक है। कुछ स्टूडेंट को होता है रिपीट करके समझ में आता है, बार बार करके समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट को लर्निंग बाय डूइंग से समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझ में आता है। जब एक टीचर एक फ्लैश कार्ड लाएगी, एंगल ABC को शो करेगी, 180 डिग्री प्रूव करके दिखाएगी, तब समझ में आता है। तो जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस किया जा सकता है। इसमें इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एक दूसरे जो स्टूडेंट होता है उनका एटीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, किसी स्टूडेंट की हिंदी अच्छी होती है, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, एक्सेट्रा, है ना। सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड पोटेंशियल, हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट। उसका जो पोटेंशियल लेवल है वो अलग है। कोई बहुत स्टैंडर्ड घर से आ रहा है, स्टैंडर्ड फैमिली से आ रहा है, कोई नॉर्मल टू नॉर्मल फैमिली से आ रहा है। तो हर एक चीज़ को देखकर टीचिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब तक मैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, लर्निंग बाय डूइंग और
लिंकिंग विद रियल लाइफ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस वीडियो में जितने पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सब पॉइंट्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट यहीं से लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। द टीचिंग मेथड शुड बी डिजाइन एज द मैनर टू इनेबल अंडरस्टैंड लर्नर टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। हमेशा जो मेथड है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए एक टीचर को कि जो लर्नर है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। What this point want to explain you that in the classroom there are different intelligence level, attitude, abilities, social economical background and potential level of the student. If you teach only a single method, like if you are teaching in a lecture method, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, 60% स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए आपको बच्चों की इनएबिलिटी की वजह से बच्चों को देखकर उनके अकॉर्डिंग अपने मेथड को डिज़ाइन करना है, उनके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डिलीवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? द टीचर शुड सेलेक्ट द कंटेंट दैट इज मोर रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। कि जो भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए वो रेलिवेंट होना चाहिए, मीन्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक एंड रिलेटेड टू द एग्जाम, डे टू डे लाइफ कनेक्टेड एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना। उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि वो पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू दिस कंसेप्ट, सो दिस टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर यू बिकॉज यूजीसी नेट पेपर 1 में ये पूछा जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, इसका एक उद्देश्य है कि इस वीडियो के बाद आपका टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से 95% अगर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में से आप देख लेंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग होनी चाहिए। टीचिंग में क्या होना चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। Every teacher has a certain time bound objective and hence teaching should be systematic to make optimum use of resource within the time limit. टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जस्ट लाइक 45 या 50 मिनट का पीरियड होता है इन द क्लास। सो 45 मिनट के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग टाइम ऑफ 25 to 30 मिनट्स, तो 25 to 30 मिनट्स में आई हैव टू कवर माई ऑल टीचिंग कंसेप्ट्स। एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीका इफ़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, जैसे कि मैंने पहले कंसेप्ट्स की बात की, उसके बाद टीचिंग किस तरीके की होती है, जहाँ पे मैंने अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेज़र फेरी का यूज़ किया। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस से पहले डिस्कस किया था जहाँ पे टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और सिलेबस, कैरिकुलम या अदर वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की, कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर की बात की गई है। प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम पे पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाना है। इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, क्या डिवीज़न करना है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक टीचर है वो क्या डिवाइड करेगा। टू मेक लर्निंग इजियर, सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, दीज शुड बी लिंक्स विद बिटवीन यूनिट्स। कि जो आपके कंटेंट है वो यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप नेट पेपर 1 का एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ पे भी जो कंप्लीट सिलेबस है वो यूनिट्स में डिवाइड है और यूनिट्स के बाद सब यूनिट्स में डिवाइड है। साइड बाय साइड वन यूनिट इज़ इंटर रिलेटेड टू अनदर यूनिट। फॉर एग्जांपल सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? टीचिंग है। अब टीचिंग से नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वो टीचिंग से रिलेट करके ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कुछ और पढ़ा दिया उसके बाद 10 दिन बाद टीचिंग पढ़ाएंगे। नो, इट्स अ सीक्वेंसिंग वे कि पहले आपको टीचिंग के बारे में बताया गया है और उसके बाद बाकी की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो आई होप ये 9 जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं जो इसका लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ रिविज़न। प्रिंसिपल ऑफ रिविज़न क्या बोलता है? टू मेक लर्निंग मोर लास्टिंग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रेज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए बार बार, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लर्निंग लॉन्ग टाइम तक रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको बार बार क्या करें? रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन क्या होता है कि हम कोई भी कंसेप्ट जो है वो पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और ये सबके साथ है, ये ह्यूमन नेचर है।
तो जो आपकी लर्निंग है उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें रिविज़न करनी पड़ती है, क्योंकि बिना रिविज़न क्या होगा, आप कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से भूल जाएंगे। अब बात करते हैं नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में क्या आ जाएगा, इसमें ये सब बहुत कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इलाबोरेट कर देती हूँ। इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, अलग अलग लेवल होते हैं टीचिंग के। टीचिंग टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट चेंज, अलग अलग इन्वायरमेंट में होती है। टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग, इन सब से रिलेटेड होती है। टीचिंग क्या करती है, चेंज इन बिहेवियर करती है। टीचिंग चेंज इन बिहेवियर एंड टीचिंग चेंज इन बिलीफ, दोनों में चेंज करती है। बिहेवियर में भी चेंज करती है और बिलीफ में भी चेंज करती है। टीचिंग ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। ट्रेनिंग इज टीचिंग और डेवलपिंग इज वन सेल्फ अदर्स एनी स्किल। ट्रेनिंग के थ्रू कोई भी स्किल को डेवलप किया जाता है, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। कंडीशनिंग क्या होती है, टीचिंग इज एनहांस बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ी थी, जो कि पैवलोक ने किया था एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर, तो वो उससे रिलेटेड है। कंडीशनिंग इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। कंडीशनिंग इज बिहेव साइकोलॉजिकली इज अ थियरी ऑफ रिएक्शन, रिस्पॉन्स और एन ऑब्जेक्ट स्टिमुलस। और इसको क्या किया था, पैवलोक की थियरी से इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये इस तरीके से है टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग से बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, मैच्योरिटी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, मॉडिफिकेशन होता है। ये जनरल से पॉइंट्स है जो आप बहुत आसानी से पेपर में लिख सकते हैं अगर आएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स या नेचर की बात करें तो वो एक ही बात होती है, वो आप इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आसानी से एलाबोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने मीनिंग को डिस्कस कर लिया है, प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है, प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है, अपने टीचिंग के कंसेप्ट को कवर कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी, ये क्लास नंबर के हिसाब से होगी। ये क्लास 1 है तो आप इसको फर्स्ट डे प्रिपेयर कर लेंगे। अराउंड 25 to 30 वीडियोज़ में आपका ये कंप्लीट जो बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड वो कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ सक्सेस मेकर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो।